नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जैसे आप सभी को पता है कि अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि किसी वक्त हमारे भारत का शेर फिर उसी तरीके से दहाड़ते हुए बाहर आएंगे। वो वक्त दूर नहीं जब ये खुशखबरी मुझे आप तक और हम सबको पहुंचेगी। लेकिन मैं बात करूंगी आज 4 अक्टूबर, वो दिन जब अर्नब के घर में पुलिस ने घुसकर जबरदस्ती की थी, जहां पे हर कोई अपना मैसेज दे रहा था। किसी को बुरा लग रहा था, किसी को अच्छा लग रहा था, कोई बहुत खुश था, कोई बहुत दुखी थे। किसी को बुरा लग रहा था पुलिस के बिहेवियर को देखकर, किसी को बुरा लग रहा था उद्धव जी के इस लिए गए फैसले को देखकर। लेकिन वहीं एनडीटीवी के चीफ एडिटर पुरस्कार जिनको कल मिला है उनके पत्रकारिता के लिए, जिस पत्रकारिता को हम दलाली पत्रकारिता भी कह सकते हैं, उस पत्रकार को उन्हें अर्नब गोस्वामी से की गई सलूक नहीं दिखी। किस वजह से एक केस, फर्जी केस को खोला गया है, ये वजह नहीं दिखी। ये कदम उठाए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ये चीजें नहीं दिखी। पुलिस का रवैया नहीं दिखा। उनको दिखा तो सिर्फ अर्नब गोस्वामी का घर। जी हाँ दोस्तों, अर्नब गोस्वामी का घर दिखा उनको। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, मैं उस मैसेज को पढ़ के सुनाऊंगी आपको। लेकिन मैं अर्नब का घर देखकर हैरान रह गया। रोज 6000 शब्द टाइप करके मैं गाजियाबाद के उस फ्लैट में रहता हूँ जिसमें कुर्सी लगाने भर की भी जगह नहीं है, बालकनी नहीं है। अर्नब का घर कितना शानदार है। मैं ईर्ष्या से नहीं कह रहा, मुझे किसी का भी घर अगर अच्छा लगता है तो मैं उसको अच्छा बोलता हूँ। इनकी बातें ये बोलते हैं कि लोगों को, जो इनके प्रशंसक हैं, उनको लगता है कि एक रवीश कुमार किसी शाहरुख खान के घर में रहता होगा, शाहरुख खान जैसे घर में रहता होगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि एक महिला प्रशंसक इनका घर देखकर लॉकडाउन के वक्त इनकी आंखें में आंसू आ गए, उन्होंने अपना घर भेंट करने के लिए दे दिया। इन्होंने बोला कि 13 साल से ये एक ही गाड़ी चला रहे हैं और 13 साल से इन्होंने अपनी गाड़ी नहीं बदली। ये साथ में ये भी कहते हैं, ईश्वर की कृपा दृष्टि से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा महल और ये ऐशो आराम नहीं है। इतना इन्हें साथ में ये भी कहते हैं, लोगों ने इतना प्यार दे दिया कि 100 फ्लैट कम पड़ जाएं उसे रखने के लिए। मैं अर्नब के शानदार घर के विजुअल के सामने असंगठित क्षेत्र के एक मजदूर की तरह सहमा खड़ा रह गया। मैं क्या बोलता, मेरे बोलने का कोई मोल भी नहीं है। तो ये है हमारे रवीश कुमार, जो कि अर्नब गोस्वामी का 4 अक्टूबर को सिर्फ इनको घर दिखा, ना ही पुलिस का रवैया दिखा, ना ही वो फर्जी केस दिखा, ना ही महाराष्ट्र सरकार के उठाए हुए कदम दिखा, ना ही मुंबई पुलिस की गई जाति उनके परिवार के साथ जो बदसलूकी हुई है वो दिखी। इनको सिर्फ और सिर्फ दिखा तो अर्नब गोस्वामी का घर। और इनका थोड़ा सा जो सोचने का और बोलने का ढंग है वो शायद मुझसे और आपसे परे है। लेकिन वहीं पे रवीश कुमार जी के लिए एक मैसेज और आता है कि अर्नब गोस्वामी के साथ उनके घर की बदसलूकी के वीडियो के मित्र रवीश कुमार के सिर्फ अर्नब को बंगला दिखा। वो अब उस बंगले को देखकर खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर रवीश कुमार जी की प्रॉपर्टी अगर चेक किया जाए तो लगभग वो $30,000 पर मंथ है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? तो रवीश कुमार जी के बारे में आपको बता दूं, ये थोड़े से बहुत ही अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं। ये अलग बात है कि जो बोलता है हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे और जो बोलते हैं भारत से असम को अलग कर देना चाहिए, उस सर्जिल इमाम का वो डिफेंड करते हैं। और सर्जिल इमाम को डिफेंड करते हुए कहते हैं ये तो एक भटका हुआ युवक है। आप देख लीजिए, भटका हुआ युवक जो कि भारत से असम को अलग करने की बात करता है, जो ये कहता है असम को इस तरह से अलग कर देना चाहिए कि वहां के फौजियों के लिए जाने का रास्ता ना हो। उसको ये कहते हैं कि वो सर्जिल इमाम के ऊपर अगर कोई बात करता है तो वो गलत है। ये है हमारे रवीश कुमार। 2013 में जब सरकार कांग्रेस की थी तब ये जीडीपी उस वक्त भी 5% थी, और 2019 में जब सरकार बीजेपी की थी तब भी जीडीपी 5% थी। लेकिन उस तरफ जब 5% 2013 में जब जीडीपी थी तो उस टाइम रवीश कुमार जी ने हम भारतवासियों को बोला कि हम बहुत रो रहे हैं, रोंदू हरकत कर रहे हैं, रोने धोने वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि विदेश में और दुनिया में और भी ऐसे देश है जिनका कि जीडीपी 5% तक नहीं पहुंच पाया है। वही 2019 में जब जीडीपी 5% है तो उस पे इनका कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भारत की जीडीपी इतना नीचे कैसे हो सकती है। आज कोई जीडीपी के बारे में बात क्यों नहीं करता है? आखिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है?
ये अलग बात है 2013 के 5% में जीडीपी की बात करने वक्त हमें भारतवासियों को रोंदू बोला गया था कि हम रोंदू हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 8 अगस्त 2018 से लेकर 13 फरवरी 2019 तक बिफोर इलेक्शन हर दिन रवीश कुमार जी ने सिर्फ एक ही न्यूज चलाया और वो न्यूज था, देखो रफाल कब आएगा। एवरीडे रफाल डे, एवरीडे की रफाल आने वाला है, रफाल आने वाला है। द मोमेंट इलेक्शन हो जाते हैं, वापस से बीजेपी गवर्नमेंट बन जाती है, तो इनका एक नया मौका आता है और ये बोलते हैं आया आया देखो रफाल आया। और इस चीज को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, ये अलग बात है कि रफाल को भारत में आने से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन को दुख हो रहा था, लेकिन वहीं साथ बैठे भारत में रवीश कुमार जी को भी दुख हो रहा था। इतना दुखी क्यों थे रवीश कुमार, ये नहीं पता मुझे। इनका एक और स्टेटमेंट आता है दोस्तों, इनका स्टेटमेंट आता है साध्वी प्रज्ञा, जिनको कि 7 से 8 साल तक जेल में रखा गया। 7 से 8 साल जेल में रहने के बाद जब साध्वी प्रज्ञा को बिना किसी सबूत मिलने के वजह से कोई सबूत नहीं मिल पाया उनके खिलाफ, उनके साथ इतनी हद तक बदसलूकी की गई कि उनको कैंसर हो गया। इतनी हद तक बदसलूकी मारपीट की गई जिसका कि आपने बीते खबर आपने सुन लिया होगा रिपब्लिक की डिबेट में, जब वो लाइव आई थी उन्होंने अपना आप बीती खुद सुनाया था। उस साध्वी प्रज्ञा को जब 7 से 8 साल बाद बाइज्जत बरी की गई तो उस पर उनका कहना था कि क्या है ये भारत का संविधान। 7 से 8 साल में सबूत के साथ छेड़खानी की गई और एक ऐसे कुख्यात अपराधी को इस तरीके से छोड़ दिया गया। 7 से 8 साल में सारे सबूत को मिटा दिए गए। लेकिन ये अलग बात है जब उसी वक्त ठीक 8 महीने बाद डॉक्टर काफिल को बाइज्जत बरी कर दी जाती है सबूत न मिलने पर, तो उस पर बहुत दुख होता है इनको और बोलते हैं डॉक्टर काफिल जैसे इंसान को 8 महीने तक जेल में रहना पड़ता है और सबूत ना मिलने पर उनको छोड़ दिया गया। कैसा है ये भारत का संविधान। एक सबूत जैसी चीजों को लेकर आप किसी भले मनुष्य को 8 महीने तक जेल में रखते हो और उसके बाद न्याय पे भरोसा रखो, न्यायालय पे भरोसा रखो, भारत के कानून पे भरोसा रखो, भारत के संविधान पे भरोसा रखो, ऐसा कहकर आपने उस इंसान की जिंदगी खराब कर दी। तो एक तरफ इनको प्रज्ञा ठाकुर के लिए बहुत ज्यादा अफसोस होता है और हमारे भारत के संविधान के लिए बोलते हैं कैसा है। तो ये इनकी जो दोगली जो स्टेटमेंट आती है वो थोड़ा मेरे समझ से बाहर है और शायद आप भी नहीं समझ पाए होंगे। इतना ही नहीं, इनका खुद का एक एम्प्लॉय था सुशांत सिन्हा। सुशांत सिन्हा ने अपने देश के लिए सुशांत सिन्हा को जिनको की नौकरी से निकाल दिया गया था और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। इन्होंने बोला अचानक से एक दिन इनके पास मैसेज आता है और हमारे सारे जितने भी कर्मियों हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनको ये बोला जाता है कि आप लोग अभी कुछ टाइम तक एक ऐसा न्यूज चलाएंगे जो कि सरहद पे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है उन फौजियों के लिए, उस फौजी भाइयों के लिए अब शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा एनडीटीवी, अब सिर्फ मारे गए हैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेगा कि इतने भारत के सरहद पे इतने लोग मारे गए हैं। शहीद और शहादत जैसे शब्द नहीं बोले जाएंगे। इस बात को लेकर जिन लोगों ने चुप्पी साध ली वो तो बहुत अच्छे थे। सुशांत सिन्हा को ये बात बुरी लगी और ये सवाल पूछने पर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। एक और एम्प्लॉय ने सिर्फ ये फेसबुक पे पोस्ट किया था कि जहां पे कानून पे हमें भरोसा रखने के लिए कहा जाता है, जहां भारत के संविधान पे हमें यकीन देने की बात की जाती है, वहीं के भारत के किसी भी न्यायालय में ये सिद्ध नहीं हो पाया कि गुजरात में जो कांड हुआ था, गुजरात में जो दंगे हुए थे, किसी भी कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि ये दंगे कराने के पीछे मोदी जी का हाथ था, नरेंद्र मोदी का हाथ था। फिर भी कुछ लोग ये सिद्ध करने में क्यों आमदा हुए पड़े हैं कि ये पूरा दंगा फसाद का जड़ सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी है। अपने स्टूडियो में बैठ के सिर्फ यही चीज साबित करने में क्यों लगे हुए हैं। और जो सवाल पूछने में बहुत एक्सपर्ट है, जिनको लगता है कि हर चीज पे सवाल पूछना चाहिए, उसने आज चुप्पी क्यों साध लिया। उन्होंने टारगेट किया, उस एम्प्लॉय ने टारगेट किया रवीश कुमार को कि रवीश कुमार जी आज इस बात पे चुप क्यों बैठे हैं और अपने स्टूडियो में ऐसी चीजों पे अलग चीज सिद्ध करने पे क्यों लगे हुए, जहां पे हमें बोला जाता है भारत के संविधान पे भरोसा रखो। इस बात को लेकर रवीश कुमार जी ने रेकमेंड किया कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए और वो एम्प्लॉय भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। इतना नहीं दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं, जब इनका बहुत ये जो चैनल है, इस चैनल की जो लॉन्चिंग है, ये चैनल की लॉन्चिंग का जो पार्टी हुई, उस चैनल का जो लॉन्च पार्टी हुआ था वो मनमोहन सिंह के जो प्राइम मिनिस्टर का जो मेन कार्यालय होता है, उस कार्यालय में इसकी पार्टी की लॉन्चिंग हुई थी। इस
कंटेंट, इस पूरे चैनल की लॉन्चिंग पार्टी पीएम के हेडक्वार्टर में होती है। ये शायद सुनकर आश्चर्य लगा होगा, लेकिन ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप जाकर खुद देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे ये हर जगह आपको दिख जाएगा और मिल जाएगा। इतना ही नहीं, दूरदर्शन के जो चैनल के हेड है, जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने खुद बताया कि दूरदर्शन से, सरकार के 2 नंबर से पैसे से ये दूरदर्शन के टेप, इक्विपमेंट और रिकॉर्डिंग्स और ऐसे बहुत सारी चीजों को चुरा कर एनडीटीवी चैनल का निर्माण हुआ। तो ये है हमारे रवीश कुमार जी, जिनको कि सुशांत सिंह राजपूत पे कहना है कि ये आत्महत्या है और भारत की जनता सिर्फ आत्महत्या को हत्या कराने में क्यों जुझारू हुई पड़ी है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कहा। बाद में अलग बात है कि ये जब इनके ऊपर चोरी का केस लगाया गया, जब इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, तो उस आरोप में इन्होंने अपना एक दिन पूरा चैनल ब्लैंक कर दिया और उसके बाद खुद ही जाकर ये क्लब, जिनका जो प्रेस क्लब होता है, वहां पे जाके इन्होंने ड्रामे करने शुरू कर दिए। तो रवीश कुमार जी, आपके लिए मेरा एक मैसेज है कि आपकी जो दोहरी और दोगली सरकार है, जो कि आपकी जिस वजह से आप ये सब करते हो, जिसकी गोदी में आप जाके बैठे हो, तो आपका ये जो रवैया है, दोगला रूप है, जिस तरीके की हरकत आप करते हो, ये कृपया करके यहाँ ना दिखाएं, क्योंकि हम जानते हैं और जनता जानती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये अवार्ड जो आपको मिले हैं कल, इसलिए क्योंकि आप किसके वजह से अवार्ड मिले हो और किस दलाली और स्पाइनलेस रिकॉर्ड जो आप करते हो, न्यूज जो देते हो, उसके लिए आपको ये दलाली वाली जो अवार्ड मिली है, ये आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। क्योंकि ये अवार्ड वही है जब इनटॉलरेंस भारत के नाम पे आप इसको वापस करने की बात करोगे, क्योंकि ये आप लोग ही हो जो अवार्ड वापसी गैंग में जाके शरीक हो जाते हैं। और ये अवार्ड लेकर आप अभी कल खुश हो रहे हो, क्योंकि ये अवार्ड आपको अभी मिल रहा है आपकी दलाली की वजह से, जो आपने अच्छा काम किया है हाथरस में आकर, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन ये अवार्ड वापसी गैंग में जो आप शरीक होकर ये अवार्ड वापस करने की बात करते हैं, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सबको बताएं कि हमारा आज का अर्जुन कौन है, हमारा आज का कृष्णा कौन है और हम किसको सपोर्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों।